सो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया, अ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन दी गई है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इससे पहले मैं जब भी चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ले रहा था y की टर्म्स में ले रहा था, बट यहाँ पे x की टर्म्स में गिवन है। एनीवे कोई बात नहीं, हम इसी को यूज करेंगे। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो इसको इससे पहले कि मैं आगे का क्वेश्चन आप पढ़ूं, थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि चलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड है ए, ये प्लस ए पोजीशन है, ये माइनस ए पोजीशन है एक्स एक्सिस पे। तो इन लिमिट्स के बीच में हमारा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, कॉस वाले फंक्शन आने का मतलब क्या होता है? कॉस फंक्शन आने का मतलब टाइम जीरो पे पार्टिकल कहां होना चाहिए? एक्सट्रीम वाली साइड। लेकिन इनिशियल फेज फाइव भी है, मतलब ये यहां से जर्नी ना शुरू करके कहीं यहां से, इससे आगे ऑलरेडी ये फाइव एंगल डिस्क्राइब कर चुका है। तो टाइम जीरो पे इसकी जर्नी यहां से शुरू हो रही है, ये इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर यहां से वापस आएगा, तो एक साइकिल पूरा होगा। तो ये हम थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहे हैं ऑलरेडी जो हमने पढ़ा हुआ है इन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशंस की भाषा को समझने के लिए हमने ये चीज इंटरप्रेट की। ठीक है, तो ये समझ आ गया मैंने क्या बताया यहां पे? यस सर। अब क्वेश्चन में आगे आपसे कहा है कि इनिशियल टाइम जीरो पे जो पार्टिकल की पोजीशन है वो 1 सेंटीमीटर है और टाइम जीरो पे जो इसकी वेलोसिटी है वो ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड है। व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल, मतलब आपको एक तो ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितना है, और दूसरा आपको इनिशियल फेज एंगल फाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए आपको गिवन क्या क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन ये है, टाइम जीरो जब है तो टाइम जीरो पे जो x की वैल्यू है दैट इज 1 सेंटीमीटर और टाइम जीरो पे ही v की वैल्यू है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है दैट इज पाई पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू कितने आ रही है? पाई पर सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसी इंफॉर्मेशन को लेते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा पोजीशन की इक्वेशन तो यहां पे गिवन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं। अब मैं यहां डिटर्मिन करके रख लेता हूं वेलोसिटी की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फिर ओमेगा टी प्लस फाइव है तो यहां पे आपका चेन रूल भी लगेगा, क्योंकि अगर तो सिंपली होता ए कॉस टी तो आ जाता माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी, लेकिन ये टी थोड़ी है, ये तो ओमेगा टी प्लस फाइव है, टी की जगह अनदर फंक्शन ऑफ टी है। तो चेन रूल लगेगा, जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से आएगा सिंपली ओमेगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आपको मिल गई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इस कंडीशन को यूज करते हैं, जब टाइम जीरो है तो x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को उठाओ, इस कंडीशन को यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? पोजीशन वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर पुट करते हैं, राइट साइड में है a cos, अच्छा t की वैल्यू को कितना पुट करेंगे? 0, तो cos ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू 0 इज 0, तो सिंपली क्या आएगा? a cos फाइव। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई a cos फाइव इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, उसके बाद अब आपको यह भी कहा गया टाइम जीरो पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन लो, तो वेलोसिटी की वैल्यू टाइम जीरो पे कितनी है? ओमेगा। तो v की जगह मैंने ओमेगा पुट कर दिया, राइट साइड में आएगा माइनस ए ओमेगा। अब यहां पे है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी वो तो 0 हो गया, टी 0 है, तो ये सिंपली क्या आ गया? साइन फाइव। ठीक है, और ये ओमेगा और ओमेगा कैंसल आउट हो गया, तो इसका मतलब एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, दिस इंप्लाइज दैट -1 इज इक्वल टू ए साइन फाइव। तो ए साइन फाइव इज इक्वल टू -1, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, पोजीशन की इक्वेशन गिवन थी, वेलोसिटी की हमने डिफरेंशिएट करके निकाली, टाइम जीरो पे पोजीशन की वैल्यू गिवन है, टाइम जीरो पे वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां पुट की।
तो उससे दो इक्वेशंस मेरे पास और आ गई। अब अगर मुझे, अब आपको दो चीजें चाहिए, ए की वैल्यू भी चाहिए और फाई की वैल्यू भी चाहिए। तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दोगे तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते हो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, कौन सी इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर राइट साइड में आ जाएगा, ए का स्क्वायर कॉमन इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होगा 1, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया 2। तो इससे हमें पता चला कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट सिंपली मींस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्वेश्चन में हर जगह देख रहे हैं जहां जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, √2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये? यस। अब आपको इनिशियल फेज एंगल फाई भी चाहिए, तो इनिशियल फेज एंगल फाई के लिए आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करो। मैं लिख नहीं रहा हूं डिवाइडिंग, या आप अब समझ लो, इसको इससे डिवाइड करो। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ए साइन फाई डिवाइडेड बाय ए कॉस फाई, ए साइन फाई डिवाइड बाय ए कॉस फाई इज इक्वल टू -1/1। ए कैंसल आउट हो गया, तो इससे क्या पता चला कि tan फाई जो है वो कितना है, -1, राइट? यस सर। तो जब tan फाई -1 है तो फाई कितना होगा, तो इसके आगे की कैलकुलेशन मैं यहां कर रहा हूं। जब आपको पता चल गया कि tan फाई जो है वो -1 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -tan ऑफ π/4? यस। तो अब tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो या तो ये हो सकता है tan ऑफ -π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan ऑफ -π/4 विल बी इक्वल टू -tan π/4। या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, नेगेटिव एंगल हो सकता है, या ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। यहां पे इसको लिख सकते थे पाई -π/4, पाई -π/4 यानी कि 3π/4। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो यहां तो इसका मतलब ये हो गया फाई की वैल्यू कितनी है, -π/4, या आप ये ले सकते हैं, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे इसकी जगह पे पाई -π/4, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा, तो tan थीटा ही होगा, पाई में से प्लस या माइनस करोगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता तो वो -tan थीटा हो जाता है, ठीक है? तो और आप ये भी कह सकते हैं फाई की वैल्यू 3π/4 भी हो सकती है। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसको समझ लेना, अगर -5/4 है, तो ये जो मैं ऊपर आपको बता रहा था पार्टिकल का मोशन किस एक्सिस के अलोंग है और कैसा है, तो अगर आप इसको देखें यहां पे, ये हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, ये पोजीशन O, ये पोजीशन +a, एम्पलीट्यूड, पीक डिस्प्लेसमेंट ये -a। तो अगर टाइम 0 पे हमारा पार्टिकल यहां पे होता, यहां से जर्नी इधर शुरू करता, तो हम लिखते सिंपली a cos ω t, बट यहां पे था a cos ω t प्लस फाई, तो मतलब थोड़ा फेज एंगल ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुका है। अब फाई की वैल्यू कितनी आई, एक तो आई -π/4, तो मतलब बन गया ω t -π/4। इसका मतलब यहां से जर्नी शुरू नहीं की, कहीं पीछे से शुरू की। अगर इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में फेज एंगल चेंज हो रहा है π/4, तो इसका मतलब टाइम 0 पे हमारा पार्टिकल यहां था, यहां से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, और फिर यहां से इधर आया, तो इसका एक साइकिल पूरा हुआ। अगर मैं फाई की वैल्यू को -π/4 लेकर चलता हूं, राइट? यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं फाई की वैल्यू को 3π/4 लेकर चलता हूं, 3π/4, तो बेटा यहां समझो, यहां से लेके यहां तक फेज एंगल कितना होना चाहिए, पाई रेडियन होगा। तो इससे थोड़ा सा कम, मतलब पार्टिकल यहां से जर्नी शुरू कर रहा होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पार्टिकल यहां से जर्नी, लेकिन किसी भी एक्सट्रीम से π/4 दूर होगा, ये तो श्योर है कि किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से ये π/4 दूर होगा, तभी इस तरह की इक्वेशन आ सकती थी। इज इट क्लियर?
Yes, sir. टाइम जीरो पे यहां से जर्नी शुरू करके ऐसे चलता तो भी इक्वेशन सेम आती, और टाइम जीरो पे यहां से जर्नी शुरू करके इधर की ओर चलता तो भी सेम इक्वेशन आती। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आपसे इसमें पूछा था द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज पाई पर सेकेंड। खैर इसकी तो हमें जरूरत पड़ी नहीं कहीं पे पाई की वैल्यू की, क्योंकि ओमेगा ओमेगा हमारा वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। चलिए, अच्छा अब आपसे कहा गया इफ इंस्टेड ऑफ कोसाइन फंक्शन वी चूज द साइन फंक्शन टू डिस्क्राइब SHM x is equal to b sin omega t plus alpha, what are the amplitude and initial phase of the particle with above conditions। तो क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? अगर बेटा ये इक्वेशन होती है SHM की, कोसाइन फंक्शन की जगह साइन फंक्शन होता, तो क्या क्या फर्क पड़ता? देखो, जब आप वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव करते तो वेलोसिटी की इक्वेशन किस फॉर्म में आती? यहां वेलोसिटी की इक्वेशन आपके लिए आती b ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट? यस अब पहली वाली इक्वेशन थी, अब पोजीशन की इक्वेशन ये आ गया। अगर ये वाली हमारी पोजीशन की इक्वेशन है तो क्वेश्चन में कहा टाइम जीरो पे पोजीशन 1 है, तो x की वैल्यू को 1 पुट करते। अब यहां पे a cos फाई की जगह क्या आता? b साइन अल्फा। इसकी जगह पे क्या जाता? b साइन अल्फा। b साइन अल्फा। और फिर वेलोसिटी वाली इक्वेशन में टाइम जीरो पे अगर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू बी ओमेगा, टाइम जीरो पुट करोगे तो यहां आ जाएगा कॉस अल्फा। एनीवे ओमेगा और ओमेगा कैंसल आउट हो गए, तो दूसरी इक्वेशन आ गई 1 इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। फिर स्क्वेयरिंग और एडिंग करते तो यहां पे पर आपका क्या आता? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू फिर वही आ जाती √2 a की तरह ही। और फिर अगर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं, नहीं अब की बार 4 को 3 से नहीं, अब की बार 3 को 4 से डिवाइड करके देखो तो आपके पास आ जाता है tan अल्फा इज इक्वल टू +1। और अगर tan अल्फा +1 है मतलब tan π/4 है 45 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाती। पिछले केस में फाई की वैल्यू -π/4 आ रही थी, अब की बार ये वैल्यू +π/4 आती। इज इट क्लियर? Yes. यस अच्छे से क्लियर हो गया ना? Yes. चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट। Yes. So this is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया अ स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स 0 to 50 kg. The length of the scale is 20 centimeter. A body suspended from this balance when displaced and released oscillates with a time period of 0.6 second. Oscillates with a time period of 0.6 second. What is the weight of the body? तो बेटा ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस आपको पता ही होगा, मास मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस भी यूज करते हैं, बीम बैलेंस भी यूज करते हैं। आजकल बीम बैलेंस का यूज बहुत कम हो गया है। तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, इस स्प्रिंग के नीचे एक हुक लगी है जिसके साथ आप कुछ मास हैंग करोगे, ठीक है। तो इसके सामने एक पॉइंटर होगा और ये स्केल होगा। जैसे अभी तक आपने कोई मास नहीं इस पे हैंग किया तो ये रीडिंग शो कर रहा होगा 0 kg। अगर आप इस पे मास हैंग कर देते कितना 50 kg, क्योंकि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो आएगी 50 kg पे आएगी फुल। ये 0 से 50 kg तक को ही रीड कर सकता है। तो जब आपने इस पे 50 kg का मास अगर आपने सस्पेंड किया
तो ये इसका पॉइंटर कहीं यहां पहुंच जाएगा। ये यहां पे क्या रीडिंग दे रहा होगा, 50 केजी। अब स्केल की जो टोटल लेंथ है यहां पे, ये है 20 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर। तो मतलब 20 सेंटीमीटर जब ये स्ट्रेच होगा तो ये 50 केजी वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब आपको टाइम पीरियड गिवन है। पहले ये कहा गया एक बॉडी को सस्पेंड किया, फिर हमने डिस्प्लेस किया और रिलीज किया। एक बॉडी को हमने सस्पेंड किया, फिर डिस्प्लेस करके रिलीज किया। इट ऑसिलेट्स विद अ पीरियड ऑफ 0.6 सेकेंड। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है टाइम पीरियड इज 0.6 सेकेंड। अब बेटा टाइम पीरियड के लिए दो फॉर्मूले हैं आपके पास। एक तो है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये जनरल फॉर्मूला है। फिर किसी भी पेंडुलम, किसी भी स्प्रिंग के केस में हॉरिजॉन्टली लोडेड या वर्टिकली लोडेड, 2 पाई रूट एम अपॉन के तो आप लिख ही सकते हैं। और तीसरा, इस वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग के केस में मैंने 2 पाई रूट एल अपॉन जी भी आपको बताया था। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तक आने के लिए जब आपने वेट इसके साथ सस्पेंड किया तो ये एल लेंथ से पहले ही स्ट्रेच हो चुका था। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, तो यहां देखो बेटा, अगर आप सबसे पहले ये देखो, यहां x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 सेंटीमीटर। तो जब कितना मास हमने सस्पेंड किया, 50 केजी, तो यहां से आपको स्प्रिंग का k मिल जाएगा। k इंटू 20 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू m इंटू जी, 50 इंटू जी, इजंट इट सो? यस नो? Yes, sir. सो k इंटू 20 सेंटीमीटर इज 50 इंटू जी। तो g को अगर हम यहां राउंड ऑफ करके 10 ही ले लेते हैं तो दैट इज 500 न्यूटन। तो k की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। रिमेंबर, मैं यहां न्यूटन पर सेंटीमीटर ले रहा हूं, हालांकि ये एसआई यूनिट बिल्कुल भी नहीं है। एसआई यूनिट होनी चाहिए न्यूटन पर मीटर। तो इट इज 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अगर मैं इसको पर मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर, तो इट शुड बी 2500 न्यूटन पर मीटर। अगर पहले ही मैं सेंटीमीटर की जगह वैल्यू मीटर में पुट करता तो ये अपने आप याद आता, नहीं तो आप न्यूटन पर सेंटीमीटर लेके भी काम चला सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ये समझो k की वैल्यू आपको मिल गई। अगर k की वैल्यू मिल गई तो आप टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे तो क्या आपको m मिल जाएगा कि आपने कितना मास सस्पेंड किया था। Yes, sir. तो जब Yes, m मिल yes. गया तो वेट कितना होगा, m इंटू जी। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड तो गिवन है, टाइम पीरियड यू आर गिवन 0.6 सेकेंड। k की वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब यहां मैंने एसआई यूनिट में पुट कर दी। ठीक है, 2500 न्यूटन पर मीटर। तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। जब m की वैल्यू मिल गई तो mg तो आपका आंसर है कि कितना वेट आपने सस्पेंड किया। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी, ये फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं इसको। Yes, sir. दूसरा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो g की वैल्यू आपके पास है, t की वैल्यू आपके पास है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाती, l की वैल्यू मिल जाती। Yes, sir. एल क्या है कि जब आपने थोड़ा सा वेट सस्पेंड किया इसके साथ तो ये ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहां से लेके यहां तक ये एल लेंथ से पहले ही स्ट्रेच हो चुका है, तो आपको एल की वैल्यू मिल जाती। अच्छा, अब एल की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो वही जो भी पीछे क्वेश्चन में हम कह रहे थे F1 इज इक्वल टू के इंटू एल, और फिर हम कह रहे थे के इंटू एल इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो अगर ये एम है तो एल की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिल गई यहां से, तो के इंटू एल इज इक्वल टू एम इंटू जी, और m इंटू जी ही तो आपका आंसर है। तो बस k इंटू एल कर दो, अगर आपको l की वैल्यू मिल जाती है। k आपको ऑलरेडी मिला हुआ 2500। तो दोनों तरीके से कर पाएंगे आप, Yes. हो जाएगा ना। आप करके दिखाने की जरूरत है आगे। No, sir, हो जाए. No, sir. ओके ओके गुड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद था 12, है ना। Yes, sir. ओके, हम्म, इलेवन हो गया बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कौन कौन अटेम्प्ट कर चुके हैं।
सर 12 नहीं हुआ 11th हो गया। नहीं, मैं बाकी वालों से भी पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को कौन कौन अटेम्प्ट कर चुका है? बेटा जी जल्दी से जवाब दिया करो, टाइम क्यों लगाते हैं आप लोग? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड, यस और नो में आंसर करना है। तो क्विकली जरा फटाफट आंसर करो सो दैट कि मैं आगे बढ़ पाऊं। 11 और 12 की बात कर रहा हूं, 13 की नहीं। बेटा जल्दी से बताइए, वेदर डन और नॉट। नो सर। किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किए? चलिए बेटा, स्नेहा इसका सॉल्यूशन अभी नहीं दूंगा, पहले इन सबको एक बार अटेम्प्ट कर लेने दो, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको सॉल्यूशन दे दूंगा इसका बाद में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 12, यहां जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम, इट इज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी ऑफ इट्स डायमीटर्स। अगर डाउट रहता है क्वेश्चंस में, वो वीडियो देख लो, रिपीट कर लो और ये क्वेश्चंस करो। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं थोड़ी सी। फिगर 14.26a shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and mass M attached to its free end। तो आपके सामने डायग्राम है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसका एक एंड एक रिजिड वॉल के ऊपर फिक्स कर दिया गया, दूसरी साइड एक मास M अटैच किया गया, और दूसरी साइड ठीक वैसा ही स्प्रिंग हमने लिया है, लेकिन यहां रिजिड वॉल की जगह दोनों एंड्स पे एक एक मास M और M हमने अटैच किया। A force F is applied at the free end stretches the spring। और फिगर B में भी ऐसा ही है, दोनों एंड्स पे फोर्स F अप्लाई की जा रही है, ठीक है? इस केस में एक एंड पे फोर्स F अप्लाई की, इस केस में दोनों एंड्स पे फोर्स F अप्लाई की। अब आपसे ए पार्ट में पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन टू केसेस। ये सबने अटेम्प्ट करके मुझे आंसर करना, अभी जल्दी से सोचो, इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी अटेम्प्ट करो। सिचुएशन आपके सामने डायग्राम में, दोनों केसेस में स्प्रिंग एक सर जैसा। ये कर लिया। हाँ जी, सर ये कर लिया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं बाकियों से पूछ रहा हूं। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन टू केसेस? चलो यार हिंट भी दे देता हूं, बोलते तो आप लोग हैं नहीं। F इज ऑलवेज इक्वल टू के एक्स। एफ क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स, और हालांकि रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है। अगर अप्लाइड फोर्स F है तो रिस्टोरिंग भी F होगी। F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की वैल्यू F अपॉन के होनी चाहिए कि नहीं? यस यस सर। अच्छा किस केस में, केस ए में या केस बी में? सर दोनों ही केसेस में होगा। किस किस को लग रहा है कि दोनों केसेस में F अपॉन के होगी? रेज योर हैंड। अच्छा किस किस को लग रहा है दोनों केसेस में ये नहीं होगी F अपॉन के, दूसरे केस में अलग होगी? अच्छा चित्रेश आपने रेज हैंड किया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा पहले केस में किया है कि दूसरे में? सर पहले केस में। ओके 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 गुड। तो बेटा यहां दोनों केसेस एक जैसे हैं, कैसे इस चीज को समझना, जब आपने, ठीक है बेटा सर्वज्ञ, ओके, तो यहां ध्यान दो, जब आपने इसके ऊपर फोर्स F लगाई इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा। स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है F। क्या स्प्रिंग या स्ट्रिंग कोई भी हो, अगर हम उसको खींचते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन आती है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या सिर्फ उसी कॉर्नर पे एक्ट करती है जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कि पूरी स्ट्रिंग में एक्ट करती है? स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग में। पूरी स्ट्रिंग। तो ये स्प्रिंग के जो टर्न्स है एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो अब ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे रिस्टोरिंग फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? F। तो इसका मतलब स्प्रिंग यहां दीवार पे फोर्स लगा रहा है F,
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो दीवार ने भी स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लगाई होगी? F। तो अब बताओ दोनों केसेस एक जैसे हो गए कि नहीं? दोनों साइड से फोर्स F लग रही है, Yes, sir. ठीक है। तो जब फोर्स F है दोनों केसेस में, तो दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगी F/K। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहां आप F लगा दो और यहां कुछ कम लगा दो, क्योंकि मान लो आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो यहां पर भी 10 न्यूटन की रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, तो यहां पे भी 10 न्यूटन इधर एक्ट कर रही होगी। मान लो यहां आप 8 न्यूटन लगाते तो क्या होता? पूरा सिस्टम आगे को ड्रैग होना शुरू हो जाता। दोनों साइड से 10 लगाओगे तो ये सिस्टम अपनी जगह पर रहेगा, हाँ स्प्रिंग स्ट्रेच जरूर होगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। इफ द मास इन फिगर ए एंड द टू masses इन फिगर बी आर रिलीज्ड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस? कि अगर हम यहां पे अचानक से फोर्स लगाने के बाद इसको छोड़ देते हैं तो ये वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, SHM शो करेगा ना। तो उस SHM का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा है पार्ट ए में और पार्ट बी में। पहले पार्ट ए में बताएंगे। सर M/K होगा ना? यस, 2π√m/K जनरल फॉर्मूला जो है। अब आते हैं पार्ट बी में, तो पार्ट बी में क्या होगा ये बताइए जरा। पार्ट ए में एक मास ऑसिलेट कर रहा है, पार्ट बी में दो मासेस ऑसिलेट करेंगे। यहां हमने वर्क किया, कुछ वर्क किया तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब हम वही पोटेंशियल एनर्जी अब ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगी, कभी काइनेटिक कभी पोटेंशियल, जब मेन पोजीशन पे आएंगे तो काइनेटिक। लेकिन यहां पे भी हमने कुछ वर्क 2K होगा सेम फॉर्मूला में, है नहीं, यहां बेटा होगा 2, क्योंकि दोनों साइड से होगा। हाँ, √m/2k। सर यही तो बोला। मासेस ऑसिलेट करेंगे बट टाइम पीरियड 2π√m/2k से। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? देखो इस केस में ये पोजीशन फिक्स्ड है और ये मास इस पोजीशन के अबाउट ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा, लेकिन यहां पर देखो यहां दोनों मासेस अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे होंगे, ये भी और ये भी, और स्प्रिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है वो फिक्स्ड रहेगा, वो रेस्ट पे बना रहेगा। मतलब अब आप इसको ये मान सकते हो कि सेंटर में एक दीवार है जिसको आपने फिक्स कर दिया और इस साइड का स्प्रिंग अलग है और इस साइड का स्प्रिंग अलग है। तो अगर स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ L है तो ये दोनों लेंथ L/2 और L/2 हो जाएंगी। तो जब स्प्रिंग की लेंथ, याद रखना स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो ये जो दो हिस्सों में स्प्रिंग बटे तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2K, इसलिए यहां पर मैंने 2K लिखा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, चलिए। अच्छा, मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है। अब आपका था क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बेटा, इसमें क्या मुश्किल है, ये तो मैंने कराया हुआ है आपको। सेम फॉर्मूला मैंने एग्जैक्टली डिराइव तो करवाया था पिछली क्लास में, इसका शॉर्ट वीडियो भी भेजा था और पिछली क्लास में भी तो डिस्कस हुआ है ये। हाँ स्नेहा बेटा बताओ, डाउट क्या है इसमें? सर 18th नहीं, सॉरी 17th पे डाउट है सर, वो अच्छा। राइटिंग एरर हो गया। चलो अब कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं बेटा, बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो, तो नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स आपके डिस्कस करेंगे और फिर हमने वेव शुरू करना है। तो ये लास्ट चांस है सबके लिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कल की क्लास तक मुझे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं वेव स्टार्ट कर दूंगा और आपका टेस्ट कभी भी किसी भी दिन ले सकता हूं, ठीक है। इज इट ओके? यस। चलिए ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सर। वेलकम।